जय हिंद, जय भारत। बिहार के शेरे में शेरनियों। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 3 बायोलॉजी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2026 या फिर जो भी बच्चे नीट एस्पिरेंट है, नीट एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, उन सभी बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक है। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिए थे, इसे मानव का जनन अंग कैसे निर्माण होता है। इस वीडियो में या फिर इस सेशन में कह लीजिए, हम लोग देखने जाएंगे कि नर जनन तंत्र कैसे बनता है, कौन कौन सी नलिकाएं पाया जाता है, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में चैप्टर 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, चैप्टर 3 मानव जनन। तो मानव जनन के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं नर जनन तंत्र। क्या बात करते हैं? नर जनन तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। देखिए, वो यहाँ पर दो बात करने वाली बात है। पहला चीज, यदि हम लोग नर जनन देखते हैं तो नर जनन तंत्र जो है दो भागों में बंटता है। नर जनन तंत्र को पढ़ने के लिए आसान माध्यम से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला एक हो गया आपका प्राथमिक अंग और दूसरा होता है सहायक नलिकाएं। पहला आता है प्राथमिक अंग और दूसरा आता है सहायक नलिकाएं। इस चीज के बारे में हम लोग संपूर्ण ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक अंग क्या है। तो प्राथमिक अंग की बात करते हैं तो प्राथमिक अंग होता है वृषण। किसे कहते हैं? वृषण, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ये याद रखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वृषण के अंदर, जो कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है, और यहीं पर मानव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सहायक नलिकाएं में। तो सहायक नलिकाएं हमें ध्यान पूर्वक देखे तो आपका कुछ सहायक नलिका कह लीजिए या फिर सहायक अंग कहते। चलिए सहायक अंग लिख लीजिए। सहायक अंग में सहायक नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं, इसमें सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? तो वाहे जनेंद्री पाई जाती है। वाहे जनेंद्रिया पाई जाती है। ये आपका विशेष रूप से याद रखिएगा कि नर जनन तंत्र में इसको आसान माध्यम में पढ़ने के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा हो गया? तो पहला आता है प्राथमिक अंग और दूसरा आता है सहायक अंग। प्राथमिक अंग की बात करें तो नर में प्राथमिक अंग वृषण को कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। और इसी टेस्टिस में जो है नर हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि आगे उत्तेजना या फिर जनन करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, सहायक अंग की बात करते हैं तो आपका सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि, असहायक सहायक जो है या फिर बाह्य जननेंद्रियां भी कह सकते हैं। ये तीन चीज पाए जाते हैं।
अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमें डायग्राम की सहायता से अर्थात चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में किस तरह से नर जनतंत्र पाया जाता है। अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके बुक में इस प्रकार का चित्र होगा, लेकिन एग्जाम में जब पूछ दिया जाए कि नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, हालांकि ऐसे नहीं पूछता है लेकिन कभी पूछ दिया तो हम लोग कितने आसान माध्यम से बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, आज उन्हीं पर देखिए कितना आसान चित्र बनाकर जो है हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने, जिससे हमें भरपूर नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं जो कि वृषण है, वो नर में एक जोड़ी रहता है। कितना रहता है तो कहिएगा, एक जोड़ी, और संख्या में दो गो रहता है, दो गो संख्या में रहेगा। और जोड़ी में बात करते हैं तो एक जोड़ी, इसको याद रखिएगा। तो पहली बात है कि वृषण एक जोड़ी में रहता है, तो हम यहाँ बना लेंगे वृषण। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा वृषण एक, और कुछ इस तरह यहाँ पर बना लेते हैं ये हमारा वृषण। ये दो वृषण हो गया जो कि उदर गुहा के बाहर रहता है, शरीर के बाहर रहता है। अब शरीर के बाहर क्यों रहता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, नहीं अगर हम डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इस टाइप का ये रहेगा। हाँ बाबू, जिस तरह हम दिल कहते हैं दिल ही बना लीजिए, दिल गागन गागन हो जाएगा। चलिए कुछ यूं बना लीजिएगा, एक सहायक नलिकाएं हो जाती है, सबका नाम बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सबका नाम बताएंगे हम। ठीक है, कुछ यूं ये होता है। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं बनाना है, एकदम सीधा बनाना है। ये लाइन आप सीधा कर लीजिए इस टाइप का। ठीक है, ये इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आपका हो जाता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, और यहां से आपका जो है एक बाह्य जनिंद्रिया पाई जाती है, कुछ इस टाइप का। जो गुलाबी रंग का होता है, मांसल भाग, गुदेदार भाग होता है, गुलाबी रंग का होता है, कुछ इस टाइप का। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका नर जन्म हो गया, जो कि आपको आसान भाषा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम अब इसका नामांकन कर लेते हैं। तो पहला बात है आपका ये वृषण हो गया। ये क्या होता है आपका वृषण, जिसमें कहते हैं टेस्टिस, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या दो होती है, वो एक और एक। ठीक है, और इससे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका, याद रखिएगा। इस का शुक्रवाहिका, क्योंकि इसी से इसी वृषण के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, इसे स्पर्म कहते हैं, स्पर्म बनता है, स्पर्म का निर्माण होकर जो है यहाँ से होते हुए जो है शरीर के बाहर जाता है। यहाँ से क्या होता है कि बाहर जो जाता है, यहाँ शरीर से बाहर चल जाता है, शुक्रवाहिका। आगे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर वृषण से शुक्राणु है, स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ से इस नलिकाओं द्वारा बाहर आती है, ठीक, तरल पदार्थ के रूप में यहाँ से चलती है, और यहाँ कुछ कुछ ग्रंथियां मिलाई जाती है इसके अंदर कुछ पदार्थ। ये जो पहला देख पा रहे हैं इससे शुक्राशय, क्या कहते हैं, शुक्राशय, शुक्राशय क्या है, इस ग्रंथि का नाम शुक्राशय। ये ग्रंथि कहते हैं, उसके उसके ग्रंथि का उसके ग्रंथि कहते हैं, याद रखिए उसके। और ये हो जाता है टाउपर, इसे टाउपर ग्रंथि कहते हैं, और इसके एक और नाम है बारथुली ग्रंथि।
क्या कहते हैं, बार्थोलिक ग्रंथि कहते हैं और काउपर ग्रंथि कहते हैं। इस बात को हम भली भांति याद रखिए, ठीक है। तीन ग्रंथि देखिए, सहायक नलिकाएं देखिए, सहायक में और अभी और बात ये है, ग्रीष्म में जब आंतरिक संरचना बताएंगे ना बाबू, तो उसमें देखिए अभी और बात ये है, और इसमें बताया कि ग्रीष्म में और एक सहायक नली सूत्र वाहिका है, ठीक है। तो ये तीन ग्रंथि याद रखिए, तीन सहायक ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, कोष्ठक ग्रंथि, ठीक है, कोष्ठक ग्रंथि कहते हैं और काउपर ग्रंथि, ठीक है। ये तीन ग्रंथि आपको याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं, ये आपका जो है मूत्राशय ग्रंथि है, क्या है, मूत्राशय ग्रंथि है, जहां पर मूत्र को जो है एकत्र किया जाता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं, ठीक है। आगे इसे यूरी ब्लैडर करते हैं, ठीक। ये आपका जो है बाह्य ग्रंथि, इसमें सीसन है, ये गुलाबी रंग का होता है, इसमें क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ये गुलाबी रंग का होता है, गूदेदार भाग और मांसल भाग होता है, इसको सीसन कहते हैं, ठीक है। ये सीसन याद रखिएगा। और यहाँ पर कोष्ठक ग्रंथि क्या करता है, यहाँ पर फाटक पाया जाता है, यहाँ से जो मूत्र मार्ग के द्वारा जो है, यहाँ से ये क्या है, मूत्र मार्ग की नलिका है इस तरफ से, ठीक। ये मूत्र मार्ग की नलिका है, साइड में ग्रंथि लगा हुआ है, यहाँ से जब मूत्राशय आता है, देखिए हमारे शरीर में एक साथ दो क्रियाएं नहीं हो सकती, या तो शुक्राणु बाहर जा सकते हैं इस नलिका से, या फिर मूत्र बाहर जा सकते हैं। शुक्राणु मूत्र दोनों एक साथ इस नलिका से बाहर नहीं निकल सकते, इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको रोकता कौन है, कैसे तुम्हारा पता चलता है कि इसमें शुक्राणु निकालना है, तो अब इसको मूत्राशय निकालना, जब आप मूत्र लगेगी तो यहाँ कोष्ठक ग्रंथि क्या करता है, इस जो मार्ग है इसको बंद रहता है, क्योंकि दोनों तरफ आ जाता है ना, एक जो है शुक्राशय ग्रंथि, एक जो है कोष्ठक ग्रंथि आई, एक जो है काउपर ग्रंथि, ठीक है। अरे कोष्ठक, ये कोष्ठक ग्रंथि है, यही क्या करता है कि यहाँ पर एक बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु यह काउपर ग्रंथि यहाँ से शुक्राणु निकल के इस मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चलिए वो हम लोग आगे देख लेते हैं कि ब्रेसन की आंतरिक संरचना क्या देखते हैं हम लोग, ब्रेसन की आंतरिक संरचना। थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गया था, ठीक, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, ठीक। हम अभी देखते हैं ब्रेसन की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो आंतरिक संरचना देखते हैं, ध्यान समझिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके बुक में कुछ इस तरह का जो है ब्रेसन की आंतरिक संरचना के बारे में दिया हुआ है, जो कि आपके अल्ले पल्ले पढ़ने वाला कुछ नहीं है। इसमें समझाएंगे ना तो कुछ नहीं समझ आएगा, कौन सी नलिका है, कहाँ से निकला, कौन सा क्या हुआ, क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे शुक्राणु बना, कुछ नहीं समझ आएगा। और इसी को देखते हुए हमने क्या है, सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में, अभी सबसे आसान डायग्राम की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ब्रेसन का जो आधा काटते हैं, तो ब्रेसन कुछ इस टाइप का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारा ब्रेसन है, क्या है, ये इस टाइप का जो हमारा ब्रेसन है, ठीक है। चलिए सपोज दैट कि हमारा ब्रेसन का आंतरिक कट है, ठीक है। इस तरह से हमने एक ब्रेसन ले लिया, थोड़ा सा बड़ा सा दिखा रहे हैं आपको कि आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका हो गया ब्रेसन, ले लिए एक ब्रेसन दिखा रहे, और इसके बाहर जो है ब्रेसन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बाहर से कुछ इस प्रकार का परत पाई जाती है। ये क्या, एक परत पाई जाती है जिससे हम लोग कहते हैं ब्रेसन, इसे हम लोग का नाम रखते हैं ब्रेसन कोष। क्या नाम रखते हैं, तो ब्रेसन कोष कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, ब्रेसन कोष कहते हैं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। एक बाहरी परत पाया जाता है जिसका नाम है ब्रेसन कोष, ठीक है। और ब्रेसन के भीतर जो है तीन परत पाई जाती है, कितनी परत पाई जाती है, तीन परत, इसको याद रखिएगा। नाम भी बहुत आसान है याद रखने में, तीन परत पाई जाती है। तो पहला परत का नाम क्या है, पहला परत कुछ इस टाइप का जो है हमें देखने को मिलता है, ये पहली परत है ब्रेसन के भीतर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैजेनिलिस।
क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैजेनिलिस। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम जो है ट्यूनिका वैजेनिलिस। ट्यूनिका वैजेनिलिस, ये आपका पहला परत का नाम है। दूसरा परत जो है भीतर की ओर धंसी हुई है, जब इसमें देख पा रहे हैं कि कहीं भीतर की ओर धंसा हुआ नहीं है। ट्यूनिका वैजेनिलिस जो पहला परत है भीतर की ओर धंसा हुआ नहीं है, लेकिन जब दूसरा परत की बात करते थोड़ा भीतर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इस टाइप का जो है आपका दूसरा परत जो है भीतर की ओर धंसा हुआ है। कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देता है। देखिए कुछ ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, भीतर की ओर आपका धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, ये भीतर की ओर देखिए धंसा हुआ है, भीतर की ओर क्या है, थोड़ा सा धंसा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसका नाम क्या है, तो कहिएगा ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसका नाम है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत। ठीक है, दूसरी परत क्या है, थोड़ा धंसा हुआ है, जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं, तो इसके भीतर जो है, मतलब ट्यूनिका एल्बोजिनिया के भीतर जो एक परत कुछ इस टाइप का जो है परत पाया जाता है, तीसरी परत पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है तीसरी परत पाई जाती है, जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कोलोसा। याद रखिएगा, क्या नाम है, ट्यूनिका वेस्कोलोसा। कुछ इस तरह की जो है परत पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसको हम जो है ब्लैक पेन से लिख देते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कोलोसा। वेस्कोलोसा याद रखिए, ट्यूनिका वेस्कोलोसा। ये तीसरी परत है। पहली परत आप लोग याद रखिएगा, पहला परत क्या हो जाता है, पहला ट्यूनिका वैजेनिलिस हो जाता है। दूसरी परत की बात करते हैं जो कि धंसा हुआ होता है, इसका हम लोग नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और तीसरा परत जो है ट्यूनिका एल्बोजिनिया के भीतर पाया जाता है, इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कोलोसा। अब यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं खाली जगह, एक खाली जगह देख पा रहे हैं जो कि ट्यूनिका एल्बोजिनिया बनाए हैं, खाली जगह। इसी खाली जगह को हम कहते हैं ब्रिसन फालिका। ये खाली जगह है ना, इसी का हम नाम रखते हैं ब्रिसन फालिका। याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिसन फालिका, इसे हम लोग कहते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जिसकी संख्या एक ब्रिसन के अंदर 200 से 250 होती है। कितना होता है, एक ब्रिसन की बात करते हैं तो 200 से 250 ब्रिसन पालिका का संख्या होता है। अब दो ब्रिसन है तो दो में लगभग 500 ब्रिसन पालिका पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ये जो खाली जगह है। और इसी ब्रिसन पालिका के अंदर जो है शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। कुछ इस तरह से जो है शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। कुछ इस टाइप का जो है शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है प्रत्येक ब्रिसन पालिका में कितना होती है, तो कहिएगा 1 से लेकर 3 के अंदर होता है। ठीक है, यहां पर हमने 2 बनाने का कोशिश किया है, याद रखिएगा। कुछ इस टाइप का जो है ब्रिसन पालिका के अंदर जो है क्या पाया जाता है, तो कहिएगा शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं है, कोई बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। मेरे भारत के शेरनियों, जो भी बिहार से भी देख रहे कमेंट कीजिए कृपया कि भैया हम इस जगह से। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शुक्र जनन नलिका। क्या नाम है, शुक्र जनन नलिका नाम। ठीक है, जो कि प्रत्येक ब्रिसन पालिका में 1 से 3 होती है। 1 से 3 नलिकाएं पाती है। हमने यहाँ पर 1-2 नलिकाएं बनाई है, लेकिन 1 से कम नहीं रहेगा, 3 से अधिक नहीं रहता है।
ठीक है। तो प्रत्येक वृषण पालिका में कुछ इस तरह के नलिकाएं पाया जाता है। इसका नाम है शुक्र जनन नलिकाएं, जो कि एक से जिसकी संख्या जो है 1 से 3 होती है प्रत्येक वृषण पालिका में। और ये शुक्र जनन नलिका जो है, ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है एक इस तरह से नलिकाएं में खुलती है, और इस नलिका का नाम है ट्यूबली रेक्टी नाम है। इसको याद रखिए बाबू, इसका नाम क्या है तो कहिएगा ट्यूबली रेक्टी नाम इसका है। ट्यूबली रेक्टिस का नाम है, जो कि 10 से 15 नलिकाओं में खुलती है। ठीक है, ब्रेसन जालिका से होते हुए इसको और भी अच्छा तरह से हम बना देते हैं। इस तरह से जो है बाबू, इस तरह से होते हुए इस तरह से आपका जो नलिका है 10 से 15 नलिकाओं में खुलती है। कितना? इसका नाम है ट्यूबली रेक्टी, जो कि 10 से 15 नलिकाओं में खुलती है। अब ये 10 से 15 नलिकाओं में खुलने के बाद जो है आपका यहाँ से जो है अधिवृषण जालिका का निर्माण करती है। यहाँ से क्या करेगी तो आपका अधिवृषण जालिका का निर्माण करती है, जो कि एक तरह की मकड़ी का जो जाल होता है उसी की तरह एक संरचना हमें देखने को मिलता है बाबू। किस तरह से मकड़ी का जो जाल होता है ठीक उसी टाइप का हमें यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी एकदम जैसे मकड़ी का जाल देखे ना बाबू, ठीक उसी तरह से जो है मकड़ी का जाल की तरह संरचना दिखाया था, जिसका नाम है वृषण जालिका। इसका क्या नाम है तो कहिएगा कि सर इसका नाम वृषण जालिका है। क्या कहिएगा? वृषण जालिका है, जो कि बहुत अत्यंत बहुत जटिल होती है। और ये वृषण जालिका शुक्राणु होते हुए जो है कुछ इस टाइप के नलिकाओं का निर्माण करती है। इस टाइप का क्या है? नलिकाओं का निर्माण करती है, जो आगे चलकर बाबू 10 से 12 नलिकाओं में खुलती है। कितनी? इस नलिका को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम है शुक्रवाहिनी, जो कि 10 से 12 नलिकाओं में खुलती है। कितना नलिकाओं में खुलेगी? 10 से 12 नलिकाओं में खुलेगी। और शुक्रवाहिनी जो है आगे चलकर कुछ इस तरह की संरचना में खुलती है। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना में क्या होगी बाबू? खुलेगी, जिसका नाम है, ये जो संरचना देख पा रहे हैं बहुत जटिल संरचना होता है। कुछ इस तरह की संरचना जो है, देखिए वृषण कोश है, वृषण कोश के ऊपर पाया जाता है कुछ इस प्रकार की संरचना, जिसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है? इसका नाम है अधिवृषण। देखिए बाबू, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अधिवृक्क अलग होता है, अधिवृषण अलग होता है। अधिवृक्क जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो किडनी जो है जिसे वृक्क कहते हैं, वृक्क के ऊपर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिवृषण। अधिवृषण कहाँ पाया जाता है? जो आपका वृषण कोश होता है, तो वृषण कोश के भीतर मतलब वृषण के ऊपर पाया जाता है अधिवृषण। ठीक है, वृषण के ऊपर पाया जाता है अधिवृषण। इसकी लंबाई लगभग कहा जाता है 6 मीटर की होती है। सोचिए 6 मीटर का एक छोटा सा बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना बनाती है वृषण के ऊपर। ठीक है, और ये जो नलिकाएं देख पा रहे हैं ना, इस नलिका को याद कीजिए, हम पढ़ाए थे आपको शुक्रवाहिका। शुक्र शुक्रवाहिका के रूप में हमने आपको यह नलिका पढ़ाए थे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। इस चीज को आप भली भांति याद रखिएगा। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। अंत में जो है यहाँ शुक्राणु बनकर जो है बाहर की ओर प्रवेश करती है और 3 ग्रंथियां में जाकर मिल जाती है। कौन कौन से? शुक्राशय ग्रंथि हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाता है, और काउपर ग्रंथियां हो जाती है। वहां से मिलने के बाद शीशन के मार्ग के द्वारा, जो मूत्र मार्ग से शीशन के द्वारा जो है प्रवेश बाहर को निकल जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वृषण के भीतर कुछ इस तरह से मकड़ी का जाल की तरह देख पा रहे, कुछ इस तरह संरचना दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कॉपी में आप नोट्स बना चाहिए इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप बेफिक्र बेझिझक जो है 5 नंबर इस तरह पॉकेट में रखिए कि चलो भैया 5 मिल गया है। तब जब आपका पूरा प्रैक्टिस रहेगा, 2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई इतना हार्ड भी नहीं है।
अर्थात किताब का जो पुस्तक का जो चित्र है उससे तो कम से कम आसान है। ठीक है, तो यही आज का जो सेशन है यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में बाबू हम लोग क्या बात करेंगे, तो शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना देख लेंगे। किसकी बात करेंगे, तो शुक्र जनन की जो है आंतरिक संरचना होती है बाबू, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय